वेलकम बैक बच्चों। जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में लेक्चर 0 में ये कहा था, जहां पर मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी दिया था आपको, वहां पर मैंने छोटी छोटी बातें बताई जो आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो जैसा मैंने पहले वीडियो में बता दिया कि हम लोग बायोलॉजी में स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। हमारे सराउंडिंग में लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है बच्चों? प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। ठीक है बच्चों, हमें यह पता चल चुका है अब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो छोटे छोटे यूनिट से, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। उसको हम लोग बेसिक यूनिट्स भी कहते हैं। और आज के टाइम में हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म उस छोटे से पार्टिकल का नाम है सेल, जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होता है। समझ में आ रही बात? हमें पता है कि प्लांट और एनिमल्स हैं, तो हम लोग सेल को डिवाइड कर सकते हैं कि अगर प्लांट का है तो प्लांट का सेल बोलेंगे और एनिमल का है तो एनिमल सेल बोलेंगे। ऐसा क्यों कर दिया सर? क्यों डिवाइड कर दिया? क्या कोई अंतर होता है क्या दोनों में? हाँ बच्चों, ये सेल में प्लांट सेल थोड़ा सा और एनिमल सेल में थोड़ा सा फर्क होता है। ये अभी आपको धीरे से आगे जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक है बच्चों, और भी सुनो बच्चों, प्लांट सेल एनिमल सेल भी दो तरह के होते हैं, दैट इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक भी होते हैं। जैसे बच्चों क्या मतलब है इसका सर? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होता है बच्चों? जानोगे, थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, बताऊंगा आगे आगे आपको आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये बात कैसे पता चली कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है? हाउ वी नो? इसका मतलब हमें किसी ने बताया होगा, है ना? कौन थे पता बेटा? वो दौर था, वो टाइम था 1665 का। 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक ने, जिन्होंने खुद से एक माइक्रोस्कोप तैयार किया था जो बहुत ही साधारण और पुराने टाइप का था, इसीलिए हम लोग प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप कहते हैं। खुद से बनाया था। अब खुद से जब माइक्रोस्कोप बनाया तो उन्होंने उस माइक्रोस्कोप से कुछ चीजें एग्जामिन करने की कोशिश की, देखना चाहते थे। तो उन्होंने कॉर्क, मतलब बेटा पेड़ की छाल से निकाला हुआ एक छोटा सा टुकड़ा, उससे बनाई एक पतली सी स्लाइस, और उसको वो कर रहे थे एग्जामिन, उसको वो अपने माइक्रोस्कोप से देख रहे थे। तो उन्होंने ये देखा कि उनके माइक्रोस्कोप से दिख रहा था जो स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर हनीकॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिख रहा था। मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, वैसा उनको दिख रहा था। ठीक है, तो उन्होंने कहा उस छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट्स थे, उस एक कंपार्टमेंट को उन्होंने नाम दे दिया सेल। व्हाई ही गिव नेम सेल? उन्होंने सेल नाम ही क्यों दिया बच्चों? ही इज अ इंग्लिश साइंटिस्ट, मतलब ये विदेशी वैज्ञानिक थे, और उन्होंने सेल नाम इसलिए दिया बच्चों, वहां पर लैटिन वर्ड, लैटिन लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा था, और लैटिन लैंग्वेज में सेल का मतलब होता है लिटिल रूम। आपसे एग्जाम में छोटा सा एमसीक्यू पूछा जा सकता है, सेल मींस इन लैटिन वर्ड बेटा क्या? लिटिल रूम। ठीक है बच्चों, अगला सवाल बच्चों मैं यहां पे बता रहा हूं आपको एमसीक्यू क्या पूछे जा सकते हैं आपसे बच्चों। एमसीक्यू आजकल ट्रेंड है ना बच्चों, बहुत सारे एग्जाम में एमसीक्यू, आप तो बोर्ड में भी एमसीक्यू है ना। तो बच्चा ये बताना है आपको, सवाल पूछा जाएगा। इससे पता चला बच्चों, पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद पता चला कि सेल की डिस्कवरी किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। कब करी? 1665 में। किस में करी? किस में देखा था? कॉर्क में देखा था। वो कैसा किससे किया था? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से किया था। वो किससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर दिखा उनको? हनीकॉम्ब से। ठीक है, सेल कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? लिटिल रूम। ये कुछ एमसीक्यू है बच्चों जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। बच्चों पता है आपको, रॉबर्ट हुक ने ये चीजें करी, क्या उनका मकसद था ये? नहीं, उनका मकसद सेल खोजना नहीं था। उन्होंने तो बस सिंपली माइक्रोस्कोप बनाया, कॉर्क देख रहे थे, और अलग बात है उनको कुछ दिख गया और उन्होंने नाम दे दिया सेल। ठीक है बच्चों, इसीलिए इनके इस ऑब्जर्वेशन को चांस ऑब्जर्वेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? दिस इज अ चांस्ड ऑब्जर्वेशन। कैसा ऑब्जर्वेशन बच्चों? चांस ऑब्जर्वेशन है ये, लग बाई चांस ऐसा हो गया। इन्होंने बच्चों इस घटना को, जो इस घटना ये घटी इनके साथ, इन्होंने इस घटना को बहुत महत्व नहीं दिया। इनके हिसाब से एक बहुत छोटा इंसिडेंस था, बहुत छोटी घटना थी, छोटी बात थी। लेकिन जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उन्होंने एक बात लिखी है कि इनके हिसाब से भले छोटी बात रही हो, लेकिन साइंस के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी।
साइंस के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि पहली बार किसी ने ये बतलाया, ये देखा कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम सोचते थे कि ये कि बस बन गया है, वो पता चला कि भाई वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है इतना बड़ा शरीर, या इतना बड़ा पेड़, या इतना बड़ा कोई भी जानवर छोटे छोटे कणों से मिलके बना है। ये बात पहली बार किसी ने देखी थी, किसने? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है बच्चों, आगे देखो। बच्चों आगे देखो हमने थोड़ा सा बच्चों क्या किया है ना, हमने रॉबर्ट हुक और लेवेनहुक में कंपेयर किया। एक नया वैज्ञानिक का नाम आप सुन लियो, लेवेनहुक है ना, और रॉबर्ट हुक है ना बच्चों। दोनों के हुक क्या में स्पेलिंग में अंतर देख लो ध्यान से, है ना। बच्चों जरा सुनो, ये थी घटना कब? 1665 की, और इन्होंने 1674 की बात थी ये। इन रॉबर्ट हुक ने बेटा जब 1665 में प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के द्वारा कॉर्क स्लाइस में उन्होंने जो देखा था वो प्लांट से लिया गया था, तो हम उसका मतलब उन्होंने प्लांट सेल खोजा था। वो लकड़ी सूखी थी, इसका मतलब वो डेड सेल था। क्या था बच्चों? डेड सेल था। एक्चुअल में बच्चों जो उन्हें दिखा था वो एक्चुअल में सेल नहीं, प्लांट की सेल वॉल दिखी थी। ठीक है बच्चों, और पहली बार किसी वैज्ञानिक ने क्या देखा था? सेल। तो क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों, फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। बच्चों क्वेश्चन याद रखना, फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। 1674 की बात थी। इन्होंने लेवेनहुक ने पॉन्ड वाटर में इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप के द्वारा फ्री लिविंग सेल खोजा था। क्वेश्चन बदल गया बच्चों। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि द फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय लेवेनहुक। बच्चों याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और दोनों ही घटना पहली बार हुई थी। इन्होंने पहली बार लिविंग सेल खोजा था और इन्होंने पहली बार डेड सेल, प्लांट सेल और सेल खोजा था। समझ में आ रही बात? हाँ। तो बच्चों आगे देखो, तो अभी तक हमने बात करी सेल सेल सेल। ठीक है बच्चों, तो हमने बताया सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल, रॉबर्ट हुक ने खोजा, लिविंग सेल, डेड सेल, है ना, सब देख लिया। तो बच्चों जब सेल की डायरेक्शन मिल गई लोगों को, जब एक वैज्ञानिक ने कहा भाई साहब सेल होता है, तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने उस पर रिसर्च करना शुरू करा और बहुत कुछ पाया। ठीक है, और उन सारे एक्सपीरियंसेस को, सारे वैज्ञानिक के एक्सपीरियंसेस को कंक्लूड करके कंक्लूजन में के हिसाब से बनाई गई सेल थ्योरी। क्या बनाई गई बच्चों? सेल की थ्योरी। कि भाई साहब लोग कैसे जानेंगे, है ना, तो हमने एक थ्योरी दी और ताकि हम मार्केट में और लोगों के सामने किताबों में लिख दिया। तो पता चला कि क्या बताया उन्होंने बच्चों, ये सेल थ्योरी किन दो लोगों ने प्रेजेंट करी थी? किसी दो लोगों ने प्रेजेंट करी थी। वो कौन थे बच्चों? बायोलॉजिस्ट थे। कौन थे? बायोलॉजिस्ट थे। एक का नाम था बेटा स्लाइडेन और एक का नाम था स्वान। स्लाइडेन 1838 में वो प्लांट्स पर काम कर रहे थे। उन्होंने प्लांट्स के बारे में बहुत सारी बातें बताई, प्लांट सेल के बारे में, और वो क्या थे? बॉटनिस्ट थे। स्वान एनिमल सेल पे काम कर रहे थे और एनिमल सेल के बारे में बहुत कुछ बताया इन्होंने। और ये क्या कौन थे? जूलॉजिस्ट थे। 1839 में इन्होंने अपनी बात बताई थी। ठीक है, अपनी थ्योरी दी इनकी कंबाइंड बात दोनों लोग की एक जैसी ही थी, इसीलिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार इन दोनों के हिसाब से ये बोला गया कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सभी प्लांट्स और एनिमल्स सेल से बने होते हैं और सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं। सेल और सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं। इन दोनों की ये सेल थ्योरी जो इन्होंने दी थी, स्वान और स्लाइडेन ने। लेकिन इस थ्योरी में कुछ खामियां रह गई, कुछ कमी थी। ये बात बताई रेडोल्फ विर्को ने। रेडोल्फ विर्को 1885 में उन्होंने सेल थ्योरी में थोड़ा सा परिवर्तन किया, थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करा, और ये कहते हुए एक्सटेंड करा कि ये बात बताई कि ऑल न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। भाई ये बताओ बच्चों, जैसे मान लो अब एक बॉडी है, कोई भी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है मान लो, ये ह्यूमन बॉडी है बच्चा, ये ह्यूमन बॉडी है। भाई साहब इस ह्यूमन बॉडी को बनाने में न जाने कितने कोशिकाएं लगी होंगी भाई साहब, मिलियंस ट्रिलियंस कोशिकाएं लगी इसमें इंसान को बनाने में। तो भाई साहब एक ही कोशिका बनी,
एक कोशिका से तो बना नहीं है, मिलियंस कोशिका लगी हैं। तो ये नई कोशिका, जो कोशिकाएं ऐड हो रही हैं, कोशिका में कोशिका ऐड होती जा रही है, ये कोशिका आ कहाँ से रही है? यही बात रडोल्फ विर्को को समझ में आई। उन्होंने ये बताया कि नई कोशिका पुरानी ही कोशिका से उसकी उत्पत्ति होती है, अराइज होती है। समझ में आ रही है बात? तो बच्चा अब फाइनल सेल थ्योरी बन के आती है। फाइनल सेल थ्योरी बच्चा ये कहती है, इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन कर दो, है ना, इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दो, कंबाइन कर दो। तो अगर फाइनल सेल थ्योरी पूछी जाए तो फाइनली जो एक सेल थ्योरी बन के आई, उसमें ये बोला गया कि ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, एंड नेक्स्ट पॉइंट, न्यू सेल, ऑल न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नए सेल की उत्पत्ति पुरानी ही कोशिका से होती है। ये बात आपको याद रखनी है। और सेल थ्योरी अगर एग्जाम में पूछी जाए तो यही 2 पॉइंट आपको बताने हैं, 3 पॉइंट, है ना बच्चा? ये तीनों पॉइंट आपको एग्जाम में लिख देना है। 2 मार्क्स 3 मार्क्स का सवाल आपके पेपर में पूछा जाएगा कि डिफाइन सेल थ्योरी, बता देना इतनी बात बस। ठीक है बच्चों, और आगे देखते हैं। बच्चों आगे देखते हैं, ठीक है? तो बच्चों जैसे कि सेल के बारे में जान गए, लेकिन सेल के बारे में जानना ही काफ़ी नहीं था। अभी भी हमें ये पता चला कि यार सेल मिला है, इसका मतलब हो सकता है कुछ और भी मिले। तो इसके लिए हमें बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप की ज़रूरत थी, ठीक है बच्चा? और उस सेल के बारे में हम लोग बहुत विशाल जानकारी, बहुत ही डिटेल में जानकारी तब प्राप्त कर पाए बच्चा, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्या हुई, डिस्कवरी। कब हुई बच्चा? 1940 में। 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब खोज हुई, तभी यह संभव हो पाया, ये जान पाना, ऑब्जर्व करना और अंडरस्टैंड कर पाना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को जानना, ये तब संभव हो पाया जब इसकी खोज हुई। और हम तभी जान पाए उसके अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर उस सेल के, जो सेल नॉर्मली दिखता नहीं है आंखों से, उस सेल के भीतर भी बहुत सारी चीजें हैं। ये कब संभव हो पाया देख पाना, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई। तो आपसे बच्चा एक सिंपल सा MCQ पूछा जा सकता है, वो ये है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कब हुई? ठीक है बच्चा, आगे आओ। आगे आते हैं बच्चा। तो हमें ये पता है बच्चा, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं हमारे आसपास सराउंडिंग में, तुमने देखा होगा, बहुत सारे रोज देखते हो। तो बाबू उन ऑर्गेनिज्म के बारे में हम जान पाए कि पता चला हमें कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, लेकिन जब हमने मैग्नीफाइंग लेंसेज, भाई माइक्रोस्कोप में लेंसेज का इस्तेमाल होता है ना, जब हम लोग मैग्नीफाइंग लेंसेज मतलब ऐसे लेंस जो किसी भी स्ट्रक्चर को क्या कर दें, इनलार्ज कर दें, बड़ा कर दें, ऐसे लेंसेज का जब इन्वेंशन हुआ, जब इनका वैज्ञानिकों ने ये बना पाए, तब हम लोग माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, मतलब ऐसे वर्ल्ड जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, उनके बारे में जान पाए, है ना, उनके बारे में। और ये भी पता लगा पाए कि सोचो, इसके इन्वेंशन के बाद ही सारी चीजें पता चल रही है। ये पता चला कि एक सिंगल सेल भी एक पूरे ऑर्गेनिज्म को बना सकता है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बना हुआ हो सकता है बच्चा। ठीक है, ये बात तब पता चली जब मैग्नीफाइंग लेंसेज का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, तो वो सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को हम लोग कह सकते हैं ना, एक टेक्निकल वर्ड अगर इस्तेमाल करें तो हम लोग कह सकते हैं दीज ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर। यूनि मतलब वन, सेलुलर मतलब सेल, एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म। ये सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एक ही कोशिका से पूरा ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन से बच्चा एग्जाम्पल, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा बच्चा, आपसे क्वेश्चन आएगा गिव 5 या गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आपको याद रखना है बच्चा, अमीबा, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, ये सारे क्या है बच्चा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो बच्चों क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं? हाँ होते हैं बिल्कुल भाई, हम लोग क्या है मल्टी सेलुलर है, हमारे अंदर बहुत सारी कोशिकाओं से हम लोग बने। ठीक है, तभी तो हम लोग देखो बिना माइक्रोस्कोप के हम लोग देख लेते हैं अपने आप को। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उन्हें कहते हैं जो मोर देन 1 सेल से बने होते हैं। वो सेल 2, 4, 10 और मिलियंस में हो सकते हैं बच्चों। यूनिसेलुलर वो होते हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं। ठीक, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं बच्चा, फंगी, प्लांट्स और एनिमल्स।
फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आपसे बस सिंपल सा MCQ पूछा जाएगा या 1 वर्ड क्वेश्चन आएंगे, गिव द ट्रू 3 एग्जांपल्स ऑफ मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है बाबू, आओ आगे देखते हैं। बच्चों आगे एक बात सुनो, आपको बता दूं कि एक ही ऑर्गेनिज्म में, अब जैसे हम लोग हैं ना, तो ऐसा नहीं होता है कि भाई साहब सारे एक ही तरह के सेल से बन गया पूरा शरीर, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमारे एक शरीर में बहुत तरह की कोशिकाएं होती हैं, बहुत तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे हमने ह्यूमन बॉडी के एग्जाम्पल लिया बाबू, हमने कहा कि एक ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, डिफरेंट काइंड के सेल्स हो सकते हैं, है ना। तो क्या सही में, जैसे अभी तक आप सोचे होंगे कि अरे यार एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कोई भी है, अपन लोग हैं, है ना, तो ऐसा नहीं है कि पूरा शरीर एक ही तरह की कोशिका बन गया, बस सर गोले जैसी सर स्फीयर है और सारी कोशिकाएं ऐसे जुड़ती गई हमारा शरीर, ऐसा नहीं हुआ। हमारे शरीर में भी बहुत तरह की अलग अलग तरह की सेल्स हैं, होती हैं। ठीक है बाबू, जैसे हमने कोई एग्जांपल लिए, स्मूथ मसल सेल ऐसा दिखता है, ब्लड सेल ऐसा 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 और ऐसा दिखता है। ठीक है, ये सब चीज़ के बारे में आप पढ़ोगे, धीरे धीरे आगे चल के पढ़ोगे, अभी आगे चैप्टर जो है, नहीं तो 10th में पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, बहुत पढ़ना है। ठीक है बाबू, अगर बायो से पढ़ते हो तो। नर्व सेल है, अब सुना होगा ना, ब्रेन सेल्स या नर्व सेल होती हैं, है ना, ओवम स्पर्म सेल होती हैं, ये भी सब बाबू क्या है, हमारे शरीर में पाई जाने वाली सेल्स हैं। देखो सब अलग अलग तरह की दिखती हैं, सारी कोशिकाएं, हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं एक जैसी नहीं है। ठीक है, बोन सेल्स बेटा अलग हैं, वो हड्डी बनाने वाले सेल, फैट सेल जिसमें फैट्स इकट्ठा होते हैं। देखो बेटा सब सेल अलग अलग तरह की दिखती हैं, तो एक अकेले शरीर में, किसी भी प्राणी के शरीर में एक से अधिक प्रकार की सेल्स हो सकती हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। जैसे अब एग्जांपल है, आपके यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है ओनियन की, है ना, तो ओनियन है बाबू, क्या हुआ, अगर छोटा ओनियन है या बड़ा ओनियन है, अगर सेल चाहे छोटे ओनियन में देखोगे और चाहे बड़े ओनियन में, सेल एक ही जैसे दिखाई देंगे। मतलब एक वही ऑर्गेनिज्म का सेम ऑर्गेनिज्म में देखोगे तो सेम सेल दिखेंगे, बट एक अकेले ऑर्गेनिज्म में कई प्रकार की सेल हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन प्याज चाहे लाल प्याज हो, काले प्याज हो, सफ़ेद प्याज हो, किसी भी तरह की प्याज हो, प्याज अगर छोटी है बड़ी है, ठीक है, सेल सब में एक जैसी ही होगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए और याद भी रखनी चाहिए। ठीक है बाबू, आगे बाबू लेक्चर हम लोग यहीं तक रखेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर्स में हम लोग इस चैप्टर के आगे वाले पार्ट में, जो भी आगे पार्ट है, पढ़ेंगे। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद बाबू आप अपनी NCERT बुक को, क्लास 9 की जो NCERT है, NCERT पढ़ा करो बाबू, बहुत अच्छी किताब है, उसी से हमेशा सवाल उसी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसको जब आप पढ़ोगे तो अब आपको पूरी बात समझ में आएगी। जहाँ तक पढ़ाया गया वहाँ तक एक बार पढ़ना। ठीक है, 5-10 मिनट्स लगेंगे, आप पढ़ना एक बार, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है बाबू, और चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अगर समझ में नहीं आएंगी तो हम लोग जो है, हम तरीका बताएंगे आपको कि कैसे आप हमसे पूछ सकते हो बाय व्हाट्सअप। ठीक है, व्हाट्सअप में हम आपको कॉन्टैक्ट देंगे, आप व्हाट्सअप में हमसे अपने डाउट पूछ सकते हो और वीडियो के माध्यम से हम डाउट क्लियर करेंगे आपका। ठीक है बाबू, तो बाबू हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाते चलो। ठीक है, और प्रॉपर नोट्स बनाना, इससे बाहर आपके स्कूल के एग्ज़ाम में या कोई और एग्ज़ाम में आपको बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, सारे सवाल इधर से आने वाले हैं, ऐसे ही सवाल आएंगे। ठीक है, जैसे जैसे मैं बताता जाता हूँ, MCQ तो आपके 100% सॉल्व होंगे, थ्योरी में थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब मैं तो मेहनत करूँगा ही, लेकिन आपको रिवाइज करना होगा बार बार। उससे क्या होगा, आपको लिखने की हैबिट आएगी, वर्डिंग्स पता चलेंगे क्या लिखना है। एक बार खुद आप पढ़ेंगे, वीडियो देखिए, NCERT पढ़िए, नोट्स बनाइए, ये काम करते रहना है। वीडियो बच्चों पसंद आएगा अगर, तो अपने जो फ्रेंड्स हैं तुम्हारे, है ना, अड़ोस पड़ोस में रहते हो या स्कूल के फ्रेंड्स, कोचिंग के फ्रेंड्स, बच्चों उन तक ये वीडियो को पहुंचाओ। ठीक है, और तुम्हारे कुछ कजिन्स होंगे, उनके तक, उनको तो वीडियो पहुंचाओ, कोई भी हो, लड़की दोस्त हो, लड़का दोस्त हो, सब जगह वीडियो पहुंचा दो। ठीक है, जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना अच्छा मुझे लगेगा और मैं उतना ज़्यादा अच्छा आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।